नमस्कार साथियों, संकल्प क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमारी आरकेएसएस सेकंड ग्रेड एसएसटी विषय में जो शिक्षण विधि की क्लास है वो है, उस पर हम अध्ययन कर रहे थे। तो देखो, इसमें जो शिक्षण विधियां है इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं वह कथन व कारण से बनते हैं। तो ये प्रश्न उसी प्रकार से बनाए गए हैं कि कथन व कारण के हिसाब से। तो देखो, कक्षा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को और कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास किस प्रकार की है या कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जब भी अगला वीडियो डले तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो देखो, शिक्षण विधियों में हमारी जो क्लास चल रही थी उससे अगली क्लास, इसमें पहला प्रश्न किस प्रकार से कि देखो प्रश्न क्या है इसमें, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण मुख्य रूप से किसने किया था। यानी कि जो शैक्षिक क्या है, शिक्षण विधियों में जो शैक्षिक उद्देश्य होता है इसका वर्गीकरण मुख्य रूप से किस विद्वान द्वारा किया गया। तो देखो, मुख्य रूप से इस विद्वान द्वारा जो शैक्षिक उद्देश्य था इसका वर्गीकरण किया गया था वह था क्या था, बेंजामिन ब्लूम, यानी कि बीएस ब्लूम। कौन से व्यक्ति थे वह, बेंजामिन ब्लूम। बेएस क्या, बेंजामिन बीएस ब्लूम, जिसके द्वारा क्या है तो शैक्षिक उद्देश्य है इसका शिक्षण विधियों में क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। देखो, वर्गीकरण किस प्रकार किस आधार पर किया गया है और कितने कितने भागों में इसका वर्गीकरण किया गया। तो निम्न 3 भागों में जो बेंजामिन है या ब्लूम है इनके द्वारा 3 मुख्य आधार बताए गए, वर्गीकरण किया गया। तो प्रमुख रूप से देखो देखें, इसमें पहला वर्गीकरण किस प्रकार बदलने शिक्षा के उद्देश्य को प्रमुख 3 पक्षों में विभाजित किया है। तो देखो, प्रमुख 3 पक्ष है वह कौन कौन से पक्ष है, जिसमें पहला है ज्ञानात्मक पक्ष। पहला कौन सा पक्ष है, ज्ञानात्मक पक्ष, और दूसरा इसमें है भावात्मक पक्ष। दूसरा इसमें भावात्मक पक्ष और तीसरा इसमें क्रियात्मक पक्ष। कितने पक्षों में विभाजित किया है, बेंजामिन ब्लूम ने बीएस ब्लूम ने तो प्रमुख 3 पक्षों में विभाजित किया है, जिसमें पहला है ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा भावात्मक पक्ष और तीसरा है क्रियात्मक पक्ष या मनोगत्यात्मक पक्ष। जो क्रियात्मक पक्ष को मनोगत्यात्मक पक्ष भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न इसमें किस प्रकार, देखो नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, शिक्षण की प्रक्रिया कैसी मानी जाती है। यानी जो शिक्षण विधियां है इसमें जो शिक्षण की प्रक्रिया है वह किस प्रकार की प्रक्रिया मानी गई है। जो शिक्षण प्रक्रिया है यह किस प्रकार की प्रक्रिया मानी गई है। तो शिक्षण प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया के रूप में कार्य करती है। किस रूप में कार्य करती है, जो शिक्षण होते हैं यह एक सतत प्रक्रिया नहीं कि लगातार प्रक्रिया के रूप में प्रक्रिया के रूप में कार्य करती है या कार्य करने का काम करती है। देखो, शिक्षा क्या है, जो शिक्षा है वह क्या है, निरंतर चलती रहती है। क्या है जो शिक्षा है, ये क्या है, निरंतर चलती रहती है। देखो किस प्रकार से देखो कि शिक्षण केवल एक दिन क्या है, केवल एक दिन की घटना नहीं है। देखो इसमें है जो शिक्षण है या जो सीखने की क्रिया है ये क्या है, एक दिन की क्या है घटना नहीं होकर क्या है, वह प्रशिक्षण से लेकर कक्षा निर्देश तक, यानी कि वह जो प्रशिक्षण है, यानी कि जो शिक्षक या प्रशिक्षण जो छात्र को जो शिक्षण देता है उस कक्षा के प्रशिक्षण से लेकर जो निर्देश देता है, क्या जो कक्षा में निर्देश देने का कार्य करता है निरंतर चलने वाली क्या है प्रक्रिया है। क्या है जो शिक्षण है, क्या है जो निरंतर चलने वाली एक क्या है प्रक्रिया के रूप में कार्य करती है। सीधा तौर पर देखें तो क्या है, शिक्षा वह है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। क्या है जो शिक्षा है वह क्या है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसमें नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से कि ज्ञानात्मक पक्ष का सबसे सरल क्या है, ज्ञानात्मक पक्ष का सबसे सरल स्तर कौन सा माना गया है। देखो, बेंजामिन ब्लूम ने जो प्रमुख 3 पक्ष बांटे थे कौन कौन से, ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक पक्ष है। उसमें जो पहला पक्ष क्या बताया, तो उसमें ज्ञानात्मक पक्ष होता है। तो जो ज्ञानात्मक पक्ष का जो स्तर होता है वह सबसे सरल स्तर कौन सा बताया गया है। तो देखो, ज्ञानात्मक स्तर का सबसे सरल स्तर बताया है किसको, ज्ञान है, यानी कि ज्ञान जो है इसको ज्ञानात्मक स्तर का क्या होता है, सबसे सरल स्तर माना गया है। देखो सबसे सरल स्तर किस प्रकार से माना गया है, तो इसमें क्या कहा गया है कि इसमें छात्र क्या है, छात्र केवल
विशिष्ट शब्दों पर वह वस्तुओं को याद करने का कार्य करता है। तो ज्ञानात्मक ज्ञान है, ज्ञानात्मक पक्ष है, इसमें जो सबसे सरलतम स्रोत है ज्ञान, इसमें जो छात्र है क्या करता है, जो विशिष्ट तथ्य या जो विशिष्ट वस्तुएं या जैसे इतिहास में देखें जैसे तारीखें या प्रमुख जो घटनाएं हैं उसको क्या करता है, उनको क्या करता है, उन वस्तुओं को क्या करता है, याद करने का कार्य करता है। वह किस बोध स्तर से करता है, तो वह अपनी बुद्धि के ज्ञान स्तर से इनको याद करने की क्या करता है, कोशिश करता है। तो देखो ज्ञानात्मक स्तर का सबसे निम्नतम स्तर ज्ञान है, जिसमें छात्र क्या करता है, अपनी बुद्धि या बोध से क्या करता है, किसी वस्तु या विशिष्ट शब्दों को क्या करता है, याद करने की कोशिश करता है। इसी में देखो निम्न हो तो क्या है, सबसे सरल स्तर है ज्ञान, और जो सबसे इसमें उत्तम स्तर होता है या उत्तम स्तर है क्या, कि मूल्यांकन करना। देखो सबसे उत्तम स्तर बताया है ज्ञानात्मक पक्ष में, तो उसका क्या करना है, मूल्यांकन करना, कि छात्र ने किस प्रकार से इसका व्याख्या किया, उसको किस प्रकार से समझाया है, उसका मूल्यांकन करना सबसे ज्यादा क्या है, उत्तम स्तर माना गया है, सबसे ज्यादा कठिन माना जाता है। तो सबसे ज्यादा कठिन माना जाता है मूल्यांकन करना। देखो मूल्यांकन में क्या है, यह स्तर छात्रों क्या है, साक्ष्यों के आधार पर, यह स्तर क्या है, छात्रों को साक्ष्यों के आधार पर सही निर्णय लेने व निष्कर्ष निकालने में क्या करता है, सक्षम बनाता है। जो मूल्यांकन विधि है यह छात्रों को क्या करती है, तो छात्र है इसमें इनके साक्ष्यों के आधार पर, यानी कि साक्ष्यों के आधार पर जो निर्णय लेने की जो शक्ति होती है, उसमें जो निष्कर्ष और उसके साथ में जो निष्कर्ष निकालने में क्या करती है, उनको सक्षम बनाने का कार्य करती है। कौन, तो उत्तम स्तर में सबसे ज्यादा विधि काम आती है मूल्यांकन, जो सबसे उत्तम स्तर की मानी गई है, किसमें, ज्ञानात्मक पक्ष में। देखो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि प्रयोग स्तर, कौन सा शब्द है, एक शब्द है प्रयोग स्तर, पर छात्र क्या कार्य करता है। देखो शिक्षा विधियों में एक शब्द आता है, कौन सा, प्रयोग स्तर। इसमें जो छात्र है इसमें किस प्रकार से कार्य करता है या किस प्रकार से इसमें छात्र का कार्य होता है, तो देखो किस प्रकार से इसमें छात्र का कार्य होता है, क्या इसमें है कि सीखे गए ज्ञान को नियमों व सिद्धांतों का नई परिस्थितियों में उपयोग करना। यानी जो प्रयोग शब्द है, देखो प्रयोग का मतलब है यानी किसी एक चीज को सीख ले, उसको सीखने के बाद में दूसरी चीज पर उसका क्या करना है, प्रयोग करना। तो इसमें कह रहा है कि जो नियम व सिद्धांत है उसको सीखने के बाद में किसी दूसरी चीज पर उसका एक्सपेरिमेंट करना ही, यानी कि परिस्थितियों के अनुसार उसका प्रयोग करना। दूसरा इसमें कि ज्ञान को रटने के बजाय जीवन में उतारने की प्रक्रिया पर कार्य करता है। तो ये प्रयोग शब्द है, यह क्या है, जो ज्ञान है इसको रटने की बजाय क्या है, जीवन में उतारने की प्रक्रिया पर सबसे ज्यादा बल देने का कार्य करता है। कौन, तो प्रयोग है, यह रटने के बजाय क्या है, ज्ञान रटने के बजाय जीवन में इसका सबसे ज्यादा प्रयोग करने पर सबसे ज्यादा क्या देता है, बल देने का कार्य करता है। यानी कि नवीन परिस्थितियों में सीखे गए ज्ञान को उसमें किस प्रकार से प्रयोग करना है, यह शब्द सिखाता है क्या, प्रयोग स्तर में। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न इसमें क्या कह रहा है कि बेंजामिन ब्लूम का 1956 का वर्गीकरण का संशोधित रूप कब प्रस्तुत किया गया। देखो बेंजामिन ब्लूम है, कौन है, बेंजामिन ब्लूम है, जिन्होंने ज्ञानात्मक पक्ष के प्रमुख रूप से शैक्षिक उद्देश्य को प्रमुख रूप से 3 वर्गों में विभाजित करने का कार्य किया है, जिसमें इसका एक सिद्धांत था 1956 का सिद्धांत, जिसका संशोधित रूप कब प्रकाशित या कब प्रस्तुत किया गया, तो वर्ष 2001 में वह संशोधित रूप है, वह उसको क्या किया गया है, प्रकाशित माना गया है, प्रकाशित हुआ है। इसी में देखो क्या प्रकाशित, कि शिक्षा के बदलते तरीकों को देखते हुए एंडरसन व अर्थवॉल क्या है, ये जो शिक्षा है इसके बदलते स्वरूप को देखते हुए 2 विद्वान, पहला है इसमें एंडरसन व दूसरा कर्तवॉल ने 2001 में महत्वपूर्ण संशोधन किए। कौन कौन से, एंडरसन व कर्तवॉल ने 2001 में महत्वपूर्ण संशोधन करने का कार्य किया, किसमें, जो शिक्षा है उसके बदलते स्वरूप को देखते हुए।
तो देखो किस प्रकार से इसको हम आगे अध्ययन करेंगे एक एक चीज को, कि किस प्रकार से कौन से सिद्धांत है जिनकी वर्गीकरण इन्होंने किया, किन्होंने, एंडरसन व कर्थवोल व बेंजामिन ब्लूम ने। तो देखो इसमें पहला संशोधित रूप है, उसको देखेंगे कि संशोधित वर्गीकरण में ज्ञान। देखो क्या है संशोधित वर्गीकरण में, एक शब्द है ज्ञान, यानी प्रमुख स्तर कितने थे, 6, जिसमें पहला शब्द था कौन सा, ज्ञान। ज्ञान शब्द के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया। देखो तो संशोधित, तो इन्होंने संशोधित रूप या संशोधित क्या किया था, संशोधित वर्गीकरण किया था, उसमें एक शब्द है ज्ञान, इसके स्थान पर इन्होंने कौन से शब्द का प्रयोग किया था, तो प्रमुख वह शब्द था संस्मरण। क्या है, संस्मरण शब्द है जिसका प्रयोग किया था, किसके स्थान पर, ज्ञान शब्द है, इसके स्थान पर इन्होंने संस्मरण शब्द का प्रयोग किया था। देखो संस्मरण शब्द क्या होता है, संस्मरण शब्द को समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें संस्मरण शब्द का अर्थ होता है कि सीखी गई जानकारी को बुद्धि में क्या करना है, संचित रखना। यानी कि जो कहने का मतलब है कि जो सीखा गया ज्ञान है उसको क्या करना है, अपनी बुद्धि में क्या करना है, संचित, यानी कि स्टोर। संचित का मतलब होता है इकट्ठा या मेमोरी में उसको स्थायी रूप से बनाए रखना, वह आवश्यकता पड़ने पर पुनः याद करना। क्या करना है, यानी कि जो ज्ञान है उसको, सीखे गए ज्ञान को क्या करना है, अपने बुद्धि में इसको क्या करना है, स्थिर रखकर उसको स्थिर रखना, और जब उसकी आवश्यकता पड़े तो उसको क्या करना है, पुनः याद करना ही क्या है, संस्मरण कहलाता है। क्या कहलाता है, संस्मरण कहलाता है। तो हम कह सकते हैं जिसमें पहला संशोधित वर्गीकरण है, इसमें एक शब्द है ज्ञान, तो ज्ञान के स्थान पर इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था, वह था संस्मरण। संस्मरण का अर्थ होता है जो कि सीखी गई जानकारी को बुद्धि में स्थिर रखना और आवश्यकता पड़ने पर उसको याद करना ही क्या कहलाता है, संस्मरण कहलाता है। और देखो दूसरा संशोधित शब्द है इसमें, जो संशोधित वर्गीकरण था उसमें दूसरा शब्द है समझना। क्या है, समझाना या समझना, एक शब्द है समझाना। इस तरह का मुख्य अर्थ क्या होता है, देखो इसमें पहला हो गया ज्ञान, इसमें दूसरा अर्थ है समझाना। देखो समझाना अर्थ का मुख्य अर्थ देखें तो ज्ञान का उपयोग कब व कहां व कैसे किया जाए। देखो इसका अर्थ होता है जो ज्ञान है, समझाना शब्द है, इसका अर्थ है कि ज्ञान हमने प्राप्त किया है उसका किस जगह पर, कब व कहां उसका प्रयोग करना, ही क्या कहलाता है, समझना। यानी कि अपनी समझ को विकसित करके देखना कि किस जगह पर हमें किस चीज या किस शब्दों का प्रयोग करना होता है। इसीलिए कहा गया है कि जो ज्ञान है इसका उपयोग कब व कहां किया जाए। नेक्स्ट इसमें कि केवल रटना पर्याप्त नहीं है, यानी कि समझने में क्या है, यानी किसी वस्तु को समझने में क्या है, रटना पर्याप्त नहीं होता। यानी कि किसी चीज को रटन विद्या नहीं, बल्कि उसका क्या करना है, उस जानकारी के पीछे अर्थ को सही तरीके से समझना। क्या है इसमें, क्या कह रहा है कि जो केवल रटना पर्याप्त नहीं होता, इसमें जो जानकारी होती है इसके पीछे सही तरीके से समझना। यानी कि कोई भी वस्तु है या किसी इतिहास या किसी चीज के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, उसके रटने के बजाय उसका क्या करना है, उसके पीछे जो बैकग्राउंड है या उसका जो अर्थ है उसको क्या करना है, समझना है कि यह क्या कहना चाह रहा है, इसका अर्थ क्या है, उसको समझना और सही तरीके से उसको समझना या समझाना ही क्या है, समझना। इस तरह का मुख्य अर्थ कहलाता है। इसी में देखो नेक्स्ट शब्द है जो संशोधित दो रूप था, वह है एक शब्द, उसमें पहला ज्ञान, दूसरा समझना और तीसरा इसमें लागू करना। एक शब्द तीसरा इसमें लागू करना। देखो लागू करना इस तरह का मुख्य अर्थ क्या होता है, इसमें जो लागू करना इस तरह है, इसका जो मुख्य इस तरह है वह किस प्रकार का इस तरह होता है। तो जब इसके अर्थ की बात करें, यानी कि सही समय आने पर समझे गए ज्ञान का सही तरीके से प्रयोग करना। इसमें सीधा सा अर्थ देखें कि सही समय आने पर, यानी कि जो ज्ञान हमने ग्रहण किया है उसका सही समय आने पर, यानी कि सही परिस्थिति या स्थिति आने पर उसका क्या, ज्ञान को सही जगह पर उसका क्या करना है, प्रयोग करना। तो प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, लागू करना कहलाता है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि भावात्मक पक्ष का विकास किसके द्वारा किया गया था। देखो शिक्षण विधियों में एक है प्रश्न, इसमें क्या कह रहा है कि जो भावात्मक पक्ष का विकास है
यह किन विद्वानों द्वारा किया गया? तो देखो भावात्मक पक्ष प्रमुख रूप से 3 विद्वानों द्वारा किया गया, जिसमें सबसे प्रमुख बेंजामिन ब्लूम यानी कि B.S. ब्लूम, और दूसरा व्यक्ति है इसमें कर्टवॉल, और तीसरा व्यक्ति है इसमें मसिया। कौन? मसिया। पहला इसमें ब्लूम, दूसरा इसमें कर्टवॉल, और तीसरा इसमें मसिया। देखो ये कब, तो देखो इसका विकास कब हुआ? तो 1964 में जो भावात्मक यानी कि भावनात्मक पक्ष है, इसका विकास 1964 में किया गया। तो प्रमुख 3 विद्वान इसमें ब्लूम, कर्टवॉल और मसिया द्वारा इसका विकास किया गया। तो देखो इसमें सबसे ज्यादा कथन को कारण वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनने की संभावना है। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट जरूर करना कि क्लास कैसी लगी।